पालघर लोकसभा चुनाव अंतर्गत सियासी घमासान अपने चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। हर उम्मीदवार जीत के बढ़ चढ़ करके दावे पेश कर रहे हैं। वहीं बहुजन विकास आघाड़ी, महाविकास आघाड़ी तथा महायुति के उम्मीदवार के द्वारा जो दावे पेश किए जा रहे हैं, उन दावों की सच्चाई क्या है वो तो खैर बाद में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल पालघर निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत सभी उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा भी अब दांव पर लग चुकी है। वहीं पालघर निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत कुछ लोगों की भूमिका काफी अहम मानी जाती है। यह वह लोग हैं जो उम्मीदवार की जीत को आसान बनाने में, उनके विजय रथ को मुकाम तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ऐसे ही सक्षम व प्रभावशाली शख्सियत नवीन दुबे हमारे समक्ष उपस्थित है। नवीन दुबे शिवसेना शिंदे गुट से जुड़े हुए हैं और इस चुनाव में अपनी बेहतरीन भूमिका निभा रहे हैं। नवीन दुबे किस तरह की इस चुनाव में भूमिका निभा रहे हैं, किस प्रकार से चुनाव प्रचार प्रसार उनके द्वारा किया जा रहा है, किस तरह की चुनावी रणनीति पेश की जा रही है, तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आइए बात करते हैं नवीन दुबे से। दुबे जी नमस्कार। नमस्कार वाजपेयी। नमस्कार दुबे जी, एक स्लोगन है जो इस समय देश भर में छाया हुआ है, अब की बार 400 पार। जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है जी, क्या उसके संदर्भ में उस स्लोगन क्या वास्तव में सिद्ध हो पाएगा? जो एनडीए गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी देश भर में चुनाव लड़ रहे हैं और जो 400 से अधिक सीटें प्राप्त करने का जो लक्ष्य है, क्या वो संभव है? पूरी तरह का संभव है। देखिए राज्य में आपके थ्रू आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और इस लोकसभा चुनाव में सबसे पहले मैं ये सबसे अपील करूंगा कि वोटिंग ज़रूर करें, अपना मतदान ज़रूर करें, क्योंकि लोकशाही का सबसे बड़ा त्यौहार हम जो मनाते हैं वो ये लोकसभा चुनाव है। और मतदान ये आपका एक अधिकार है। इस अधिकार को आप पूरी तरीके से आप 20 मई को आप जहाँ कहीं भी हों, वहाँ आपका जहाँ नाम आया है, जहाँ जिस बूथ पे नाम आया है, वहाँ सही समय पे पहुँच के मतदान ज़रूर करें, क्योंकि मतदान करना ये हमारी एक जवाबदारी बनती है। और मतदान करने से हम हमारे देश के प्रति अपनी ड्यूटी निभाते हैं और ये देश को मजबूत करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को से ये हाथ जोड़ के विनंती करूंगा कि 20 मई को आप ज़रूर मतदान करें। अब आपके प्रश्न पे आ जाता हूँ, 400 पार। देखिए, अब आप देश की परिस्थितियों के ऊपर अगर बात करेंगे तो जहाँ जहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी नामांकन भरने के बाद वापस लेके अपनी उम्मीदवारी छोड़ के भाग रहे हैं। ये परिस्थिति है। आज 2-3 सीट ऐसी हो चुकी है जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन की ओर बढ़ चुके हैं वो। और जो हमने जो 400 पार जो कहा है, वो 400 पार होगा, इसके अंदर कोई भी संदेह रखने की जरूरत नहीं है। मोदी जी के नाम पे और मोदी जी के काम पे, लोग कहते हैं कि मोदी जी के नाम पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, हम कहते हैं मोदी जी के नाम पे और मोदी जी के काम पे। मोदी जी ने जो 10 साल इस देश की सेवा की है, एक ऐसा प्रधान सेवक, एक ऐसा चौकीदार जिसने एक दिन की भी मात्र छुट्टी नहीं ली है, जिसने एक दिन का भी कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं किया है, उस प्रधानमंत्री के लिए, उस मोदी जी के लिए जनता के मन में एक अलग आदर है, अलग एक सम्मान है। मैं आपको बहुत बड़ी बात नहीं बोलूँगा, लेकिन व्यक्तिगत परिवार के ऊपर जब हम लोगों के कुछ हो जाता है, हम लोग दिन भर हम आप सब जन हम लोग आम लोग कर देते हैं। उनके परिवार पे भी जब संकट आया तो उनके आंसू भी आंख के गिले नहीं हुए थे। और उसी समय वो चीज़ का ना कोई शोर शराबा, सब कुछ ना करते हुए उन्होंने अपने पूरे मन से प्रणाम किया। और 2 घंटे के बाद ये पूरे देश ने देखा है और ये इतिहास है क्या 2 घंटे के बाद वो भारत माता की सेवा में लग गए और वंदे भारत इस ट्रेन के उद्घाटन का कार्यक्रम उन्होंने किया। और रेलवे के विकास का, रास्ते के विकास का, एयरपोर्ट के विकास का, सोलर एनर्जी के विकास का, हर तरीके की विकास की आप बात कर लीजिए। विद्यार्थी अगर बाहर भी आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पढ़ने जा रहे हैं तो भी उनको एक आश्वस्त है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना मजबूत है मोदी, कि अगर युद्ध भी होगा तो यूक्रेन और रशिया का युद्ध को रुका के उस विद्यार्थी को खाली मोबाइल पे भारत का तिरंगा दिखाना था और वो यूक्रेन और रशिया से होते हुए इस देश में सुरक्षित पहुंचा है। तो इस देश में सुरक्षा की गारंटी है मोदी।
विद्यार्थी जो बाहर पढ़ रहे हैं विश्व में, उनके लिए भी गारंटी है कि मोदी जी हैं, मोदी जी के नेतृत्व में ये देश सुरक्षित था, ये देश सुरक्षित है और ये देश सुरक्षित रहेगा। लेकिन जो विपक्षी हैं वो तो स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि 400 पार तभी होंगे जब ईडी और सीबीआई का उन्हें समर्थन मिलेगा। कैसा ही बात है? देखिए, ऐसा होता है जहां वो चुनाव जीतते हैं वहां वो कोई बहाना नहीं करते हैं। अच्छा, जहां ईडी ने रेड की हो, जहां सीबीआई ने रेड की हो, कोई आम आदमी के घर पे गई है? जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसने कुछ नहीं तो कुछ तो किया है, तभी तो होगी। धुआं तभी होगा जब बोलते आग लगी हुई होगी, तभी धुआं निकलेगा। क्यों नहीं कोई एक आम आदमी उससे पीड़ित है? क्यों नहीं कोई एक आम मतदार उस चीज से पीड़ित है? जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने देश के खिलाफ काम किया है, वो एजेंसी उनके खिलाफ काम करेगी। और जहां ये चुनाव जीत जाते हैं वहां ना ये कोई ईडी के बारे में कहते हैं, ना कोई सीबीआई के बारे में कहते हैं, ना कोई वोटिंग मशीन के बारे में कहते हैं। ये अभी से वो देख रहे हैं कि हार का बहाना क्या ढूंढना है। उन्होंने पहले वोटिंग मशीन का नाम लिया, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट से कहा गया, आपने भी निर्देश पढ़ा होगा, पत्रकार हैं आप, उसे जास्ती जानते हैं कि भाई ये मशीन से ही चुनाव होगा, बढ़िया चुनाव होगा। वो बहाना खलास जैसे नहीं हुआ कि अब ये नया बहाना ला दिए। ये बहाने क्यों करते हैं? ये अपनी बात क्यों नहीं कुछ रखते? राज्य में आपको बड़ा स्पष्ट रूप से बता देता हूं, जो विपक्ष है इस समय वो इतना बिखरा हुआ है क्योंकि वैचारिक रूप से वो कहां पर भी एक नहीं है। अब जहां पर आप देख लेंगे तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, कश्मीर में अलग भूमिका है इनकी, बंगाल में अलग भूमिका है, महाराष्ट्र में अलग भूमिका है, बिहार में अलग भूमिका है, उत्तर प्रदेश में अलग भूमिका है। तो इनकी भूमिकाएं मतदार को देख के बदलते रहते हैं और हमारी बड़ी स्पष्ट भूमिका है। पूरे देश के अंदर हमारी भूमिका बड़ी स्पष्ट है कि भाई मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए अलायंस और हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मतलब आप ये स्वीकार करते हो कि 400 पार जो लक्ष्य है वो हासिल हो जाएगा? मैं निश्चित रूप से कहता हूं 4 जून को शाम को यहीं हम, आप, आपके कैमरामैन, हम साथ में बैठ के मिठाई खाएंगे और आप कहेंगे नहीं नवीन जी आपने कहा था, ये मैंने नहीं कहा था, ये पूरी देश की जनता कह रही है कि अब की बार 400 पार। चलो ठीक है। पालघर निर्वाचन क्षेत्र में सबसे पहले महाविकास आघाड़ी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया, उसके बाद बहुजन विकास आघाड़ी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया और सबसे अंत में महायुति ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। मौजूदा सांसद राजेंद्र गावित को बड़ी उम्मीद थी कि शायद उन्हें महायुति की ओर से उम्मीदवार बनाया जाए, किंतु ऐसा नहीं हुआ। वो काफ़ी नाराज भी हुई और फिर एकाएक उन्होंने शिवसेना शिंदे गठ का दामन झटक कर भाजपा का दामन थाम लिया। ये जो तमाम जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, ये माना जा रहा है कि शिवसेना शिंदे गठ की भविष्य की संभावनाओं का एक झटका साबित हो सकती है। देखिए राज्य में आपको थोड़ा सा और पीछे लेके जाता हूँ। राजेंद्र गावित जी ने जो पहला चुनाव लड़ा था लोकसभा का, वो भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान से लड़ा था और वहां से वो चुन के आए थे। फिर उनके ऊपर किस प्रकार से शिवसेना को सीट आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये कभी मैं आपको विस्तार में इस बारे में बताऊंगा। तो भाजपा के वो सांसद रह चुके थे, शिवसेना में सांसद आए और जब महायुति ने पूरा एक निर्णय लिया तो एक डॉक्टर हेमंत सावरा जी का नाम लिया। एक हमारे यहाँ पर एक प्रथा है, एक परंपरा एक है कि एक बार आदेश आया तो सैनिक काम पे लग जाते हैं। हम सैनिक हैं, हमारा काम होता है काम करना। जो वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं वो एक बार निर्णय ले लेते और साथ में गावित जी भी ये प्रचार के लिए आए। देखिए गावित जी कहाँ पर भी नाराज नहीं है, आपने भी देखा उस दिन गावित जी हेमंत सावरा साहब के प्रचार में आए थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि महायुति के उम्मीदवार हेमंत सावरा जी के साथ वो कदम से कदम मिला के चुनाव का प्रचार करेंगे। उन्होंने सारे अपने लोगों को अपील की है और राजेंद्र गावित जी पूरी तरीके से इस प्रचार में हमारे साथ में, क्योंकि हमारी खुद की किसी की भी, राजेंद्र गावित जी हो, नवीन दुबे हो, कोई भी हो, हमारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं होती है। व्यक्तिगत हम बाद में होते हैं, पहले पार्टी जो आदेश देगी। 2019 में आप देखे होंगे तो 2019 में लास्ट दिन तक नवीन दुबे ही थे, लेकिन जब पार्टी ने आदेश दिया तो नवीन दुबे कंधे से कंधा मिला के पार्टी के काम करते थे। वैसे ही हमारे खासदार भी, गावित साहब भी, और उनका योग्य सम्मान देवेंद्र जी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी करेगी, शिवसेना करेंगे और आज भी वो हमारे नेता है। पालघर निर्वाचन क्षेत्र में महायुति के जो घटक दल हैं उसके स्थानीय पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के द्वारा किस तरह से संगठित और समर्पित होकर के चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा है? देखिए उम्मीदवार
की बात की जाए, आपने कहा कि आज सबसे आखिर में हमारा उम्मीदवार डिक्लेयर हुआ, और मैं ये मानता हूं कि सिर्फ पंत प्रधान के लिए, प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ हमारा ही उम्मीदवार डिक्लेयर हुआ है। चाहे आप बहुजन विकास आघाड़ी से बात कीजिए, चाहे आप महाविकास आघाड़ी से बात कीजिए, ये दोनों आघाड़ी से अगर आप बात करेंगे और इनको पूछेंगे कि आपके पास प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है, और मैं निश्चित पत्रकार रूप की वजह से, क्योंकि देखिए आप राष्ट्र देश के अंदर आपका चैनल हर जगह जाता है, तो ये मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि आप उनको पूछिए कि उनके प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है। केवल और केवल हमने, महायुति ने, एनडीए ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है, क्योंकि हमको मालूम है कि हमको ही प्रधानमंत्री बनाना है। वो पहले से ही मन बना चुके हैं कि भाई हमारा प्रधानमंत्री की जितनी संख्या आने वाली नहीं है, तो क्यों हम उम्मीदवार डिक्लेयर करें। और ये पराजय की मानसिकता से विपक्ष से चुनाव लड़ रहा है। महाविकास आघाड़ी, बहुजन विकास आघाड़ी, ये भी कहीं पे मशाल जल रही है तो कहीं सीटी बज रही है। मतलब चुनाव प्रचार प्रसार जोर से अपने चरम पर है। इस स्थिति में महायुति का जो चुनाव प्रचार प्रसार है वो कुछ अभी समझ नहीं आ रहा है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। मतलब क्षेत्र की राजनीति की वास्तविकता क्या है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस लोकसभा में 6 विधानसभा है। 6 विधानसभा में हम निश्चित रूप से वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र के अंदर कमल विरुद्ध सिटीज का सीधी लड़ाई होगी, और उसके बाद के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ मशाल विरुद्ध कमल, ये चुनाव होगा। मतलब कुल मिला के आप देखेंगे तो कमल निशान ये महानगर पालिका के इस कोने से लेके उस कोने तक हर जगह रहेगा। ये कुछ हद तक आके रुक जाएंगे और कमल यहाँ से लेके वहां तक चलेगा, और पालघर लोकसभा में कमल ही खिलेगा। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर कमल का प्रचार प्रसार दिखाई नहीं दे रहा। देखिए कमल का प्रचार प्रसार हर तरीके से चालू है। हम महायुति के घटक है, हम हर जगह हमारी समन्वय टीम बनी हुई है। सभी हमारे जितने जो सहयोगी दल है उन सबके वरिष्ठ पदाधिकारी जिला के ऊपर, उनके वरिष्ठ पदाधिकारी तालुका के ऊपर, उनसे बाद में शहर के ऊपर, शहर से विभाग के ऊपर, विभाग से वार्ड के ऊपर, और वार्ड से लेके बूथ के ऊपर। ये जहाँ जहाँ है, बूथ प्रमुख लोगों की मीटिंग हुई है, यादी प्रमुख लोगों की मीटिंग हुई है, विभाग प्रमुख, शाखा प्रमुख, इनकी मीटिंग हुई है। जैसे हमारे शाखा प्रमुख है उनके शक्ति केंद्र है। तो ऐसा कुल मिला के समन्वय होके डोर टू डोर हम प्रचार कर रहे हैं, लोगों तक कमल निशान पहुंच रहे हैं, और बहुत अच्छा प्रतिशत। मतलब पहले आधा, जैसे हम दरवाजे तक पहुंचते हैं तो पहले वो देखते हैं हाँ कौन, तो हम कहते हैं मोदी जी, अरे आइए। ये मतदारों से हमको जो प्रतिशत मिल रहा है उस आत्मविश्वास से मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 400 पार का आंकड़ा हम जरूर पार करेंगे, और पालघर लोकसभा में कमल खिलेगा। बहुजन विकास आघाड़ी जो यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी कहलाई जाती है, जिसे सत्ताधारी पार्टी भी यहाँ के कहते हैं, उसका जो उम्मीदवार है राजेश पाटिल, वो इस बार विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। किस विकास में, मतलब किसका विकास? चाली बनाने वाला विकास, टैंकर बांटने का विकास, किसकी कौन से विकास के मुद्दे पे बात करें? मतलब विकास सभी प्रकार के विकास के होंगे। क्या विकास हुआ है? आप मेरे को, या कभी चाहिए तो आप 1-to-1 करवा लीजिए या ओपन डिबेट करवा लीजिए। मतलब आप उनके विकास से संतुष्ट नहीं हो? देखिए विकास नालासोपारा वसई विरार के अंदर आज जो परिस्थिति है, आज जो यहाँ के लोग जो पानी से लेके, हमेशा ये बोलता हूँ कि नल में पानी आता नहीं और गटर का पानी जाता नहीं। रास्ते पे खड्डा या खड्डे में रास्ता। कुछ रास्ते चौड़े जहाँ इनकी ऑफिसेस आएंगे और इनकी बिल्डिंग आएगी, वहां हो गए छोटे। कोई एक तरीके का विजन, कोई एक तरीके के प्लान से वसई विरार महानगर पालिका को इन्होंने बनाया नहीं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, जो आज हमारे पूरे वसई विरार महानगर पालिका में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं। आप कोई भी मुद्दे पे, अस्पताल के बारे में बात कर लीजिए, कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं, स्कूल के मुद्दे, महानगर पालिका का कोई भी स्कूल नहीं है। आप मेरे कोई भी मुद्दे पे बात कर लीजिए, ठेकेदारों का भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, ये आप खुद ही बता रहे हैं। देखिए हर आदमी वसई तालुका को जानता है कि भ्रष्टाचारी कहाँ, कैसे और किसके श्रेय में यहाँ पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारे यहाँ पर इतना बड़ा अच्छा हो सकता था, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमारे यहाँ पर थी उस जमाने में। वहाँ रास्ते नहीं एक दिखे,
वहाँ लाइट की सुविधा नहीं करेगी, वहाँ पर जैसा आवाज उठाना चाहिए था वैसा आवाज उठाया नहीं गया। वो तरीके का जो डेवलपमेंट था, देखिए वाशी और वसई ये दोनों की परिस्थितियों को आप देख लीजिए। हम रेलवे से जुड़े हुए थे, ठीक है, वसई विरार नालासोपारा के पास हमारे पास रेलवे था, सब कुछ था। आज वाशी का डेवलपमेंट आप देख लीजिए और वसई का डेवलपमेंट देख लीजिए, दोनों जगह सिडको है। लेकिन वसई विरार नालासोपारा के अंदर आप देख लेंगे तो अब गार्डन ही अगर मैं आपको पूछ लूंगा तो आप नहीं बता पाएंगे एक गार्डन कहाँ पर जहाँ शाम को हमारे बुजुर्ग चल सके। जो तालाब थे वो जितने बड़े थे उससे आधे हो गए, कितने तालाब बुझा दिए गए। मतलब आप किसी भी जमीनों पर कब्जा हो गया, पे कब्जा हो गया। और ये 30 साल से जिनका शासन था वो उनके आश्रय के बिना ये चीज नहीं हो सकती, ये यहाँ के बच्चे जानते हैं। उसके बावजूद आज केंद्र और राज्य में हमारी सरकार आने के बाद वसई तालुका के अंदर कई चीजें का हमने शुरुआत की है और कई चीजें होंगी। आज जैसे वसई तालुका के अंदर जो पानी आ रहा है, आज जो पानी का नल कनेक्शन की जो शुरुआत जो हुई है वो तभी देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहब थे, हमारे पार्टी के मुख्य नेता जो आज मुख्यमंत्री है और शिवसेना के मुख्य नेता। आज उनके कार्यकाल में पूरा हुआ। देवेंद्र फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री इनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री थे, तभी उनके कार्यकाल में शुरू हुआ और एकनाथ शिंदे साहब के कार्यकाल में खलास हुआ। आज वसई तालुका में पानी आना शुरू हुआ। तो फाउंटेन का ब्रिज आप देख लीजिए, कोई शोर शराबा हमने किया, कोई आवाज किया, कोई उद्घाटन के लिए हम रुके। लोगों की सुविधा जहां पर होगी, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, हमारे अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री, ये हम सब लोगों की टीम काम करने वाली टीम है। ये सब 18-18 घंटे काम करने वाली टीम है। हमको यहाँ श्रेय की राजनीति नहीं करना है, हमको सेवा की राजनीति करना है। और आपने देखा होगा फाउंटेन के ऊपर के जो ब्रिज हो या वसई तालुका में पानी आना हो, ये दोनों का कोई उद्घाटन कोई श्रेय वाली राजनीति नहीं हुई। ये हुआ कि भाई ताबड़तोड़ उन लोगों तक पानी पहुंचे। तो हम सेवा की राजनीति करते हैं, श्रेय की नहीं, श्रेय की नहीं। अभी हाल ही में महायुति का कार्यकर्ता मेला व कार्यक्रम हुआ था। हाँ। आपने एक बड़ा जोरदार भाषण उसमें दिया था। उस भाषण की चर्चा चारों तरफ होती रही, आपने किसी को नहीं बख्शा, सही सही मुद्दे आपने उसमें बताए। अब इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में पालघर निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार को विजय शिखर तक पहुंचाने में आपकी विशेष तौर पर क्या जिम्मेदारी है? किस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार आपके द्वारा कराया जाएगा? चुनावी रणनीति क्या बनाई जाएंगे? तमाम प्रकार के जो मुख्य तौर पे जो जिम्मेदारी है आपकी शिवसेना सिंधेगढ़ के एक स्थानीय पदाधिकारी की, वो किस तरह से और कैसे निभाई जाएगी? देखिए, मैं एक कार्यकर्ता के नाते मेरी पार्टी और महायुति जैसा आदेश देती है वैसा हम काम करते हैं। अगर आप मेरा दिनचर्या जानना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं दिन भर में क्या क्या करता हूँ। सवेरे हम लोग जाते हैं, कोई जॉगिंग ट्रैक के ऊपर जाते हैं, वहाँ सीनियर सिटीजन लोग रहते हैं, वहाँ हेल्थ कॉन्शियस लोग रहते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। फिर उसके बाद कई जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वसई तालुका में, उनसे 1 to 1 हम चर्चा करते हैं, क्योंकि उनका प्रभाव होता है एक समाज में। छोटा प्रभावी बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोग हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई वकील है। ऐसे लोगों से हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 to 1 संवाद साधने की कोशिश करते हैं। दोपहर में हम छोटी मीटिंग लेने की कोशिश करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बात करते हैं, क्या भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसका फीडबैक लेते हैं। शाम को वापस हम कहाँ नहीं तो कहाँ, कोई रैली में, नहीं तो कोई जहाँ प्रचार प्रसार हो, कोई चौक सभा हो, जहाँ हो, कोई सोसाइटी में सभा हो, जहाँ हमको बुलाया जाता है, जहाँ हमको पार्टी आदेश देती है, वहाँ जाते हैं। और 10-11 बजे के बाद वापस हम सबका आढ़वा लेते हैं, अपना प्लान बताते हैं कि हमने क्या क्या काम किया है और कल क्या करना है, परसों क्या करना है। वैसे 20 तारीख को शाम को 6 बजे तक क्या क्या करना है, उसका एक विजन और एक मैप लेके हम लोग चल रहे हैं। और 20 तारीख को मैं आपको बता रहा हूँ, वसई तालुका में बहुत बड़े पैमाने पे मतदान होगा। और मतदान होना ज़रूरी है, क्योंकि इस देश के अंदर समानता अगर आपको देखनी होगी तो इस देश का अब्जोपति हो, रतन टाटा जी हो, या इस देश का एक सादा आदमी हो, वो सबको एक ही वोट का अधिकार है। इसलिए समानता का जो अधिकार मिला है आपको, इतना बड़ा जो हक मिला है मतदान का, मैं आपको चैनल से फिर एक बार गुजारिश करूँगा कि लोग वोटिंग के लिए ज़रूर उतरे और लोग वोटिंग ज़रूर करें। जी, धन्यवाद। आपने देखा कि नवीन दुबे ने किस तरह से हमारे सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। खास तौर से कई प्रकार की जो परिस्थितियां सामने आई, उन परिस्थितियों से
कई सवाल भी पैदा हुए और उन सभी सवालों का जवाब संभवतः आने वाले 4 जून को ही मिलेगा।